हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 8 का जो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 अपना कंटिन्यू करने वाले हैं। दैट इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी व्यापार के लिए, ठीक है। उसका इनिशियल जो मोटिव था वो था सिर्फ और सिर्फ ट्रेड, लेकिन किस तरह उसने टेरिटरी को कब्जा करना शुरू करा, क्या उसकी ज़रूरत थी, कैसे चीज़ें बदली, क्या था क्या नहीं था, वो हम इसमें पूरा देखने वाले हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बात करी जा रही है, देखो कि जो औरंगज़ेब थे वो हमारे लास्ट रूलर माने जाते हैं, जो मुग़ल एम्पायर के सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। उसके बाद कोई इतना पावरफुल रूलर निकल के नहीं आता है। जैसे ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं, वो अलग अलग टेरिटरीज़ पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं इंडिया की। लेकिन जब 1707 में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, मुग़ल जो गवर्नर होते हैं, जो छोटे छोटे गवर्नर्स होते हैं, जो सूबेदार उनके टाइम पे हुआ करते थे, अब वो लोग क्या करने लगते हैं, शासन करने लगते हैं इन द सेंस कि वो अब अपने अंडर वाली जो ज़मींदारी थी, जो ज़मीन थी, उस पर अपने स्थानीय राजा बन जाते हैं, ठीक है। तो जो पूरा एक अथॉरिटीज़ जो थी, जो सेंट्रलाइज थी, यानी कि एक मुग़ल एम्पायर की छत के नीचे सारा काम चल रहा था, अब क्या हुआ, सब टूट गए, अलग अलग हो गए, सबके जो राजा थे वो रीजनल किंगडम्स बन गए। अब बात हो रही है कि जैसे ही पावरफुल रीजनल किंगडम्स थे ये, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा लाइक अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में थे, तो ये एकजुट नहीं रह पाए, ठीक है, एकजुट तो रहते भी नहीं, ठीक है। दिल्ली अब कोई इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा था, पहले जो जितनी भी पावर थी वो दिल्ली में थी, बट अब दिल्ली में पावर इतनी नहीं रही थी। तो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि जब 1750 के बाद में क्या होता है कि जब नई पावर इमर्ज होने लगती है पॉलिटिकल हॉरिजॉन में, अब ये नई पावर कौन सी इमर्ज होने लगती है, दैट इज़ आर ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी जो आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप रियलिटी जानोगे तो ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी का स्टार्टिंग का मोटिव कभी भी जो टेरिटरी है उसे जब्त करना नहीं था, बल्कि क्या था, ट्रेड करना था, ठीक है। अब जब वो व्यापार करने आए थे तो फिर टेरिटरी क्यों ले ली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब हम वो देखने वाले हैं। तो देखो, अब यहाँ इस फोटो में दिखा रखा है कि किस तरह से बहादुर शाह जफ़र के जो बेटे हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, हडसन को और बहादुर शाह जफ़र को, उनके बेटों को, ठीक है। तो हम ये देखने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो अब क्या है, आफ्टर औरंगज़ेब, अब औरंगज़ेब के बाद जो मुग़ल रूलर थे वो इतने पावरफुल नहीं रहे थे, लेकिन जो मुग़ल पावर थी वो सिम्बलिकली थी, यानी कि सिम्बलिकली थी, यानी कि एज एन चिन्ह, सिर्फ और सिर्फ लाइक नाम के लिए जो होता है ना रूलर, एक तरह से नाम के लिए वो रूलर बने हुए थे। तो इसीलिए जब 1857 में हम बात करते हैं कि जब हमारा फर्स्ट रिवॉल्यूशन होता है, आज़ादी की पहली क्रांति होती है, उसमें जो ब्रिटिश रूलर के खिलाफ ये चीज़ करी जाती है, तो जितने भी सिपाही मेरठ से चलते हैं और फिर जाके दिल्ली में क्या करते हैं, बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर मानते हैं कि हमारे लीडर बहादुर शाह जफ़र हैं। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ होता है कि सिम्बलिकली अभी भी मुग़ल एम्पायर के लीडर्स होते थे, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, इस रिवॉल्ट के बाद ही बहादुर शाह जफ़र को जब मतलब ये रिवॉल्ट वगैरह ख़त्म कर दिया गया, तो बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट कर लिया गया, उनके बेटे हडसन को अरेस्ट कर लिया गया, उसी की फ़ोटो हमने पीछे अभी देखी थी, ठीक है। जब ये रिवॉल्ट कंपनी के अगेंस्ट चला, ठीक है, तो अब बहादुर शाह जफ़र पे ये फोर्स रखा गया, यानी कि उस उन्हें क्या करा गया, उन पे प्रेशर जमाया गया कि अब उन्हें किंगडम छोड़ना पड़ेगा, राजशाही छोड़नी पड़ेगी, और उनके बेटे को भी मतलब मार दिया, उनके बच्चों को भी मार दिया गया, ठीक है। बिल्कुल वेल प्लान्ड था कि हाँ भाई हमें इन्हें मारना है, ऐसे उन्हें मार दिया गया। अब नेक्स्ट वो आपसे कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे यूरोप से, और कहाँ आई थी, ईस्ट में आई थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई थी, इंडिया में आई थी। जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो देखो, ये अगर मान लो वर्ल्ड मैप है, यहाँ आपका इंडिया है, तो लगभग यूरोप यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर वो लोग यहाँ आए हैं, और अगर आप मैप के हिसाब से देखो तो ये क्या है, ईस्ट वाली डायरेक्शन है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आ रही है, आपकी ईस्ट में आ रही है। तो उसकी ये बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में कैसे आ रही है, तो 1600 की बात करें तो यहाँ 1600 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से एक चार्टर साइन करवा लेती है, जिसका मतलब ये होता है कि इंग्लैंड की कोई भी कंपनी भारत में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे व्यापार करेगी। जी हाँ, जैसे आज बहुत सारी कंपनी है, आप समझ लो कोक है या कोई और कंपनी है, ठीक है, नेस्ले है, ये सारी चीज़ें, ऐसे ही एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। उनका क्या कहना है बेसिकली कि अब इंग्लैंड से कोई और कंपनी नहीं आएगी सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के, कहाँ पे व्यापार करने, इंडिया में व्यापार करने, ठीक है। तो अब इसके आगे चलते हैं। हम देखो, इंग्लैंड से तो कोई नहीं आएगा, लेकिन बाकी सारे यूरोप से तो आ सकती हैं, तो बाकी सारे यूरोप से आने भी लगी थी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ठीक है, उन्होंने पूरा राइट दे दिया कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा कर लो, सिर्फ तुम ही जाओ व्यापार करने, तो उनकी पूरी कंप्लीट क्या हो गई, एक तरह से मोनोपोली स्थापित हो गई। क्यों आए यहाँ पे, क्वेश्चन ये उठता है, तो क्यों आए हैं ये लोग यहाँ पे, चीप प्राइस पे गुड्स को खरीदने। वहाँ पे क्या है, यूरोप में इस टाइम हायर प्राइसेस हैं,
हर चीज़ को यूरोप में हाई प्राइस पे बेचो और यहाँ से सस्ता माल खरीदो। अगर वो इंडिया से सस्ता माल खरीदेंगे और ले जाके यूरोप में महंगा करके बेच रहे हैं तो फ़ायदा किसे होगा? कंपनी को, ठीक है। और पहले उनका कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं था कि हम इंडिया पे आके रूल करना है। रूल क्यों करा उन्होंने आके? अपना फ़ायदा बढ़ाने के लिए। अभी हम देखेंगे पूरा किस तरह से होता है। तो अब देखो, कंपटीशन भले ही इंग्लैंड से ना हो, ठीक है, इंग्लैंड की बाकी किसी ट्रेडिंग कंपनी से ना हो, लेकिन यूरोप की बाकी कंपनी से इनका क्या था? कॉम्पिटिशन तो था ही, ठीक है। तो इसीलिए आगे हम देखते हैं कि चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ पे देखो कि वो सस्ती चीज़ें खरीद सकें, इसलिए काफ़ी सारे लोग आने लगे थे यहाँ पे इंडिया में। तो देखो यहाँ से ब्रिटिश आइसलैंड है, यहाँ जो हम बात कर रहे थे, यहाँ से वो लोग आए थे, ईस्ट में आए थे, यानी कि इस साइड आए थे, ठीक है। इन्होंने रास्ता क्या चुना? इन्होंने रास्ता चुना अपना कि वो यहाँ से ये जो केप ऑफ गुड होप है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपना एक स्टेशन बनाया एक तरह से, क्योंकि एकदम से तो यहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। तो इन्होंने पहले अफ्रीका को कब्जा किया था उस टाइम तक, ठीक है। यहाँ से इन्होंने स्टेशन बनाया, फिर यहाँ से यहाँ आए। तो इस तरह से रास्ता निकाला गया, ये वाला रास्ता निकाला गया क्या? इंडिया से व्यापार करने का, कि आखिर इंडिया से कैसे व्यापार किया जा सकता है, ठीक है। अब उसके आगे ये जो रूट आया ये निकल के आ गया। अब ये रॉयल चार्टर हमने पढ़ लिया पूरा, ठीक। अब आगे क्या चीज़ होती है कि स्टार्टिंग में ये रास्ता ढूंढना किसने था? ये वास्को डी गामा ने रास्ता ढूंढा था, जो पुर्तगाली थे, यानी कि पुर्तगीज़ थे, एक्सप्लोरर थे। इन्होंने 1498 में ही ये रास्ता ढूंढ लिया था, जो कि बाद में बहुत हेल्पफुल हुआ डच के व्यापारियों के लिए भी, यानी कि डच लोग आए फिर बाद में 17वीं सेंचुरी में, ठीक है, इंडियन ओशियन के थ्रू व्यापार करने के लिए। तो बेसिकली क्या हुआ कि स्टार्टिंग से ही कई लोग आने लगे थे। सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली लोग थे, उसके बाद डच लोग आए, उसके बाद ये इंग्लैंड वाले तो आए गए थे, जिन्होंने अच्छे से हमारे ऊपर कब्जा वब्जा कर लिया था, ठीक है। फ्रेंच ट्रेडर्स भी आए थे, जिन्होंने इसी सीन के चलते ये सारी चीज़ें करी थी। अब जितने भी मर्केंटाइल लोग थे, यानी मर्केंटाइल यानी एक तरह से जो बिजनेस अर्न करना चाहते थे, प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे, जो वो लोग आते हैं सस्ता सामान खरीदने, ठीक है, और उससे कहीं और जगह महंगे में बेचने के लिए। तो सबका मेन मोटिव क्या था? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना, ठीक है। अब क्या होता है, प्रॉब्लम कंपनीज़ को क्या क्या फेस करनी पड़ी कि जितनी भी कंपनीज आई थी इंडिया में, सबकी डिमांड एक ही चीज़ पे थी। अब देखो, एक ही चीज़ की डिमांड होगी अगर ज़्यादा, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, सप्लाई तो इतनी नहीं होगी, जितनी नेचुरली उगेंगी चीज़ें उतनी ही सप्लाई हो सकती है। तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 ब्रेड है, ठीक है, 2 ब्रेड हैं और 2 ही लोग खरीदने वाले हैं, तो दोनों को एक एक मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 ब्रेड हैं और 4 लोग खरीदने वाले हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि या तो चारों को आधा आधा मिलेगा, या फिर उनमें से जो ज़्यादा प्राइस पे कर देगा उसे मिल जाएगा। तो यानी कि जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई लिमिटेड हो या सप्लाई कम हो, तो प्राइस बढ़ जाते हैं। तो प्राइस बढ़ेगा। अगर मान लो चीज़ें महंगी हो गई इंडिया में, तो इंडिया वालों का फ़ायदा, लेकिन जो कंपनी स्पेशली इसलिए आई थी कि उसे सस्ता सामान मिल जाए, उसका तो नुकसान हो गया। तो इसी नुकसान को बचाने के लिए वो चाहते थे कि जिस भी तरह से उन्हें कोई भी सब्सिडी मिल पाए, कैसे भी अगर वो पैसे बचा पाए तो उस तरह से पैसे बचाएं। अब कौन सा सामान था जो इतने डिमांड पे था? जो हमारा पेपर है, यानी कि एक तरह से काली मिर्च वाला, क्लोव्स है, लौंग है, कार्डेमम है, सिनेमन है, यानी कि दालचीनी, इलायची, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। कहाँ पे? यूरोप में। इसके बाद क्या हुआ? कंपटीशन आया पूरी यूरोपियन कंट्रीज से, अलग अलग जगह से। तो ये क्या है, प्रॉफिट उनका कहीं ना कहीं कम होने लगा था। अब वो चाहते थे अपने आप को फ्लरिश करना, अपने आप को आगे बढ़ाना, तो उन्हें अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना ही पड़ता। अब अपने कॉम्पिटिटर को सिक्योर करने के लिए कि कंपटीशन ना आए हमारे लिए और हम प्रॉफिट कमा सके, तो इन्हें क्या करना पड़ा? कहीं ना कहीं रूल करना पड़ा। अभी हम पूरा डीपली पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक रिव्यू दिया जा रहा है ऊपर से, ठीक है। 17वीं और 18वीं सेंचुरी में ये चीज़ें आ गई, ये हद आ गई कि जो बाकी व्यापारी जहाज आ रहे हैं ना, व्यापारिक जहाज, उन्हें डुबाने लगे लोग। मान लो कि एक इंग्लैंड का आ रहा है और एक पुर्तगालियों का आ रहा है, तो इंग्लैंड वाले पुर्तगालियों का जहाज़ डुबाने का ट्राई करेंगे, पुर्तगाली वाले इंग्लैंड का। तो इतनी ज़्यादा वो चीज़ें होने लगी थी। जो सप्लाईज होती थी, यानी कि जो सामान जाता था, जो जैसे हमारा ये है कोस्टल एरिया था, यहाँ पे समुद्र है, तो यहाँ से सामान सप्लाई होता था, तो कोशिश करते थे इसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए, रोका जा सके। और अब जो व्यापार होने लगा था वो आर्म्स के साथ, यानी कि हथियारों के साथ होने लगा था। यानी कि व्यापार में कहाँ पावर की ज़रूरत है, लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि डर था, खतरा था, तो पावर्स आने लगी। अब लोगों ने अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने लगा फोर्टिफिकेशन से, यानी कि आपस में किलेबंदी भी कर ली कि मेरे इलाके में कोई ना आए। अगर कोई ज़मीन है, यहाँ से सामान मैं खरीदता हूँ, यहाँ पर उगाई गई लौंग और दालचीनी या जो भी है ये मैं लेता हूँ, तो कोई और ना आ सके। तो फोर्टिफिकेशन शुरू हो गया। फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी शुरू हो गई। अब ये सारी चीज़ें जैसे ही फोर्टिफिकेशन हुआ, ठीक है, अब धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगते हैं, पॉलिटिक्स और व्यापार के बीच में क्या हुआ, डिफिकल्टीज आने लगती हैं। अब ये सारी चीज़ें हुई कैसे, अब हम डीपली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये आपका एक तरह से क्या था, एक बहुत ही बड़ा ओवरव्यू था, ठीक है। तो अगर हम इसके आगे देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। बंगाल में आती है सबसे पहले। 1651 में हमारी पहली फैक्ट्री लग जाती है हुगली नदी के किनारे बंगाल में। हुगली नदी जो बंगाल में बहती है, ठीक है। अब जो कंपनी के ट्रेडर्स थे, अब तक उन्हें सिर्फ फैक्टर्स कहा जाता था, यानी कि जो कंपनी के व्यापारी आते थे उन्हें फैक्टर्स कहा जाता था। बेसिकली मे बी वर्ड निकला हो क्योंकि वो फैक्ट्री में काम करते थे इसलिए, ठीक है, तो उन्हें फैक्टर्स कहा जाता था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फैक्ट्रीज़ में क्या करा, अपने अपने गोदाम वगैरह बनाने शुरू करे, जहाँ से वो चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। कंपनी की सेल बढ़ाई जा सके इसलिए अपने ऑफिस बनाए, ठीक है,
जिससे वो अच्छे से सारी चीज़ें रेगुलेट कर सकें, ठीक है। और जो कंपनी थी वो क्या करने लगी, ट्रेडर्स वगैरह को और अपने फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को आसपास सेटल करने लगी, जिससे वो आराम से लाइक काम वाम कर सकें, ठीक है। अब जो भी आसपास का लोग बैठेंगे काम वाम करेंगे तो सारी चीज़ें क्या होगी कि लोग इकट्ठे होंगे, उनकी एक सोसाइटी बनेगी, वही चीज़ हो रही थी। 1696 के अराउंड वही हुआ जो हमने पहले पढ़ा कि किलेबंदी इन्होंने स्टार्ट कर दी कि जहाँ पे हमारे लोग रहते हैं, जो जो ज़मीन हमारे अंडर है, वहाँ पे क्या कर दो, फोर्टिफिकेशन कर दो, जिससे कि खतरा ना हो और लोगों के आने का, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 साल बाद हमें देखने को मिलता है कि जो मुग़ल ऑफिशियल्स हैं वो ब्राइब करा जाने लगा, यानी कि उन्हें लालच दिया जाने लगा। 2 years लेटर इट ब्राइब मुग़ल ऑफिशियल्स, यानी कि जो मुग़ल के जो काम करने वाले ज़मींदार थे उन्हें ब्राइब, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं क्या देने लगे, हम करप्शन वगैरह वाला हाल और ये रिश्वत वगैरह हम देने लगे, ठीक है। जो कंपनी थी वो चाहती थी कि ज़मींदारी राइट्स थोड़े थोड़े क्या आने लगे, हमारे पास आने लगे। अब कंपनी ने क्या करा, ज़मींदारी राइट्स पाने के लिए मुग़ल एम्पायर्स को, यानी कि जो मुग़ल जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उन्हें थोड़ा बहुत रिश्वत देना शुरू कर दिया और 3 गाँव को अपने अंडर ले लिया स्टार्टिंग में। अब ये 3 गाँव कौन कौन से थे, उनमें से एक था कैलीकट, यानी कि जो आज का कलकत्ता या आप कोलकाता कहते हो, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई मुग़ल एम्पायर में चीज़ें आने की, इंटरफेयर होने की, यानी कि अब पॉलिटिक्स में किस तरह से क्या होने लगा, व्यापार घुसने लगा था। अब क्या है, जो मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब था उन्होंने फरमान जारी करा और कंपनी को क्या कर दिया, अधिकार दे दिया कि आप ड्यूटी फ्री, यानी कि बिना टैक्स के व्यापार कर सकते हो, ठीक है। अब मुग़ल एम्पायर को क्या करना पड़ा कि बिना टैक्स के आप व्यापार कर सकते हो। अब ये चीज़ें आ गई तो मतलब थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में रियायतें थी जितना वो दे सकते थे फरमान जारी करके, लेकिन कंपनी ट्राई कर रही थी कि जितना उसे दिया गया है ना, मतलब कन की उंगली दी है ना, उंगली दी है तो वो हाथ खींचने का ट्राई कर रही थी। तो बेसिकली क्या है कि वो चाहते थे कि अपने जो प्रिविलेजेस उन्हें मिले हैं उन्हें और बढ़ाया जाए। औरंगज़ेब के फरमान को वो चाहते थे कि वो और बढ़े और हमें और भी ज़्यादा कंसेशंस मिले, जितना हम फ़ायदा यहाँ से उठा सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। जो कंपनी के राइट था ड्यूटी फ्री होने का, इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं मुग़ल एम्पायर को लॉस तो हो ही रहा था, लेकिन स्टिल उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर बैलेंस्ड वे में चीज़ें चलती हैं तो फाइन है, लेकिन ये होती नहीं है। जो ऑफिशियल्स हैं कंपनी के, जो प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, यानी कि जो अपना पर्सनल व्यापार करते थे, एक तो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करती थी एज अ कंपनी, पूरा इंस्टीट्यूशन, और एक है अगर कोई ऑफिसर है ए, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहा है और अपना अलग से भी लाइक व्यापार कर रहा है, या मान लो इंग्लैंड से आ गया, अपना अलग से भी व्यापार कर रहा है। अब ये चाहते थे कि इन्हें भी ड्यूटी फ्री कर दिया जाए, यानी कि इनसे भी टैक्स न लिया जाए। जबकि स्टार्टिंग में क्या करा मुग़ल एम्पायर ने, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी अगर कोई व्यापार कर दिया तो इनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो प्राइवेट ट्रेड है, प्राइवेट लोग हैं, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमसे भी वो चीज़ें ना ली जाएँ। इसीलिए कहीं ना कहीं क्या हुआ कि दिक्कतें आने लगी और बंगाल में जो पैसे इकट्ठा होना था, यानी कि जो राजा के पास पैसा इकट्ठा होता है, वो कहीं ना कहीं कम होने लगा था। अब इससे बंगाल के नवाबों को प्रॉब्लम होने लगी और यहीं से क्या हुआ, दिक्कतें आने लगी। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। अब बताओ, अगर ऐसी चीज़ें होने लगी थी कि बंगाल वाले लोग खुद ही अपनी पैसे नहीं कमा पा रहे थे, तो फिर प्रोटेस्ट तो होना लाजमी था। बताओ अब प्रोटेस्ट क्यों ना होता आखिर, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ़ोटो दे रखी है, लोकल बोर्ड से है, जो मद्रास से, यानी कि नीचे वाला साइड है हमारे इंडिया का, वहाँ से व्यापार होता था, उसकी फ़ोटो है। अब हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, अब व्यापार बैटल्स में बदल गया, यानी कि अब कहीं ना कहीं क्या होने लगा, यहाँ पे युद्ध वगैरह होने लगे थे, ठीक है। अब युद्ध कैसे होने लगे थे, अर्ली 18th सेंचुरी में, यानी कि 1700 वाला सन जब आपका शुरू होता है, यहाँ पे कंपनी और नवाब में कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू होते हैं। औरंगज़ेब की डेथ के बाद, ठीक है, औरंगज़ेब जैसे ही उनकी डेथ होती है तो बंगाल के जो नवाब थे सारी पावर उन्होंने अपने अंदर ले ली थी, रीजनल पावर्स बन गई थी, ठीक है। अब मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आया, अलीवर्दी खान आए, अलीवर्दीन खान के बाद कौन आया, सिराजुद्दौला खान आए। अब हम ये जानेंगे कि आखिर कैसे मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और अलीवर्दी के बाद सिराजुद्दौला खान आते हैं, ठीक है। तो इसी में ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू होते हैं। ये सब क्या थे, स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, ठीक है। कंपनी चाहती थी कि इन्हें कंसेशन मिले, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग रूलर थे, कंपनी अगर ये चाहेगी कि उन्हें इतना स्ट्रॉन्गली फ़ायदा मिले तो इतना तो नहीं मिल सकता, ठीक है। कंपनी चाहती थी कि उन्हें व्यापार का राइट मिल जाए, ठीक है, वो अपने खुद के सिक्के वगैरह गढ़ सकें, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये जो राजा थे इन्होंने काफ़ी मना करा। अब ये राजा मना कर रहे थे, इसीलिए कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट और बैटल्स वाली चीज़ें हुई थी, ठीक है। फोर्टिफिकेशंस हो रहे थे, यानी कि वही उन्होंने अपने किलेबंदी करना शुरू कर दिया। आप थे, ठीक है, वो ये परेशानी अपनी रखने लगे कि ये हमारी इज्जत नहीं करते, कौन, कंपनी के ऑफिशियल्स हमारी अब रिस्पेक्ट नहीं करते। तो उन्होंने क्या क्या क्लेम करे, उन्होंने क्लेम किए कि बंगाल की जो अपनी सरकार है उसे गिराने की कोशिश करी जा रही है, उस पर रेवेन्यू पे भार आ रहा है, ठीक है, यानी कि उसे पैसे नहीं इकट्ठा करा जाने लगा करने दिया जा रहा है। जो नवाब की पावर है उसे कम करा जा रहा है, यानी कि हमें कुछ मान ही नहीं रहे हैं कंपनी वाले, ये नवाब को दिक्कतें आने लगी। वो कहते हैं कि कंपनी वाले हमें टैक्स पे नहीं करते हैं, हमें बहुत ही अपमानजनक लेटर्स लिखते हैं और हमें ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं, और हमारे ऑफिशियल्स को, यानी कि जो हमारे सरकारी लोग हैं जो पूरा ये काम करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इनकी वजह से। अब ये सारी दिक्कतें जैसे ही आई
तो अब क्या हुआ, जो कंपनी है उन्होंने अपने पार्ट से ये डिक्लेयर कर दिया कि जो ये डिमांड्स कर रहे हैं ना ये लोकल ऑफिशियल्स वगैरह, यानी कि जो मुगल एम्पायर के अंदर जो अधिकारी काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अनफेयर डिमांड कर रहे हैं, यानी कि उनकी डिमांड सही नहीं है और ये हमारे व्यापार को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अगर हमारे ऊपर इतनी ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी तो हम आगे फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस वहाँ से उठे। अब दोनों तरफ से जब ये चीज़ें हुई तो अब व्यापार को एक्सपेंड करने में दिक्कतें तो आनी थी। अब जैसे ही व्यापार को एक्सपेंड करने में दिक्कतें आई तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुआ कि जो सेटलमेंट थे वो बिगड़े। ठीक है, अब जो किले थे यानी कि जो गांव को खरीदना था और जो किले बनाना था, ये सारी चीज़ें और बढ़ने लगी। ये चाहते थे कि जो व्यापारी लोग हैं, मतलब जो व्यापारी हैं, ये चाहते थे कि जो राजा है उसे पपेट बना के रखा जाए, यानी कि एक तरह से उनके तरीके से काम करे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट के चलते। यानी कि जो नवाब है और जो कंपनी के लीडर्स हैं, यानी कि जो कंपनी के व्यापारी हैं, इनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए ना, कि नवाब को लगता था कि मेरा अपमान करा जा रहा है, कंपनी को लगता था कि मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा। इसी की वजह से आपकी बैटल ऑफ प्लासी होती है, जो कि बहुत फेमस है। और प्लासी जगह का नाम प्लासी क्यों पड़ा है? वैसे तो पलाशी जगह का नाम है, ठीक है, जो कि पलाश के फूल की वजह से पड़ा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि इंग्लिश में यानी कि जो इसका एंग्लो वर्जन है उसमें हम इसे प्लासी कह देते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अब बैटल ऑफ प्लासी होती कैसे है उसका डीप रीज़न समझ लो। अभी हमने 3 राजा के नाम पढ़े थे कि कौन थे? एक खान थे, उसके बाद अलीवर्दी खान आए, फिर सिराजुद्दौला खान आया। अभी आए कैसे? अलीवर्दी खान जो है उनकी डेथ हो जाती है 1756 में। ठीक है, उसके बाद सिराजुद्दौला खान कौन बन जाते हैं? नवाब बन जाते हैं बंगाल के। कंपनी का मेन मोटिव था चीज़ें कमाना, ठीक है, मतलब पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो इसलिए ये चाहते थे कि सारे जो राजा हैं वो हमारे पपेट वाले राजा ही बन जाए, यानी कि जो हमारी सुने। तो बेसिकली जो सिराजुद्दौला राजा बने ना, वो भी किसकी वजह से बने? इन कंपनी वालों की वजह से बने, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर हम इसे बना देंगे ना तो ठीक है, हमारे लिए काम करेगा। लेकिन ये जो सिराजुद्दौला थे, राजा बनने के बाद इन्होंने क्या करा, ये भी अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ दिखाने लगे और कहने लगे कंपनी वालों से कि मेरे डोमेन में मत आओ, पॉलिटिकल अफेयर्स के डोमेन में मत आओ, ठीक है, अपनी किलेबंदी को रोक दो कहीं ना कहीं। और इसके अलावा क्या थे, मेरे लिए रेवेन्यू भी पे करो। यानी कि वो राजा बन गया था। अब राजा बन गया तो कहीं ना कहीं उसे बंगाल की तरफ भी उसकी ड्यूटी थी कि भाई बंगाल को आगे बढ़ाना है उसे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा करा। लेकिन ये नेगोशिएशन फेल हो गई, यानी कि ये जो डीलिंग चल रही थी फेल हो गई। इसकी वजह से जो नवाब थे 30,000 सोल्जर्स के साथ कहाँ पे चढ़ गए, यानी कि कहाँ पे इन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी युद्ध वाली। ठीक है, ये इंग्लिश फैक्ट्री पे आ गए, जो कासिम बाज़ार की इंग्लिश फैक्ट्री थी वहाँ पे आ गए। वहाँ पे उन्होंने कैप्चर कर लिया पूरी कंपनी के ऑफिशियल्स को। वहाँ का जो गोदाम था उसे लॉक कर लिया गया, जितने भी इंग्लिश मैन थे उनके हथियार छीन लिए गए, इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक कर दिया गया। यानी कि बेसिकली क्या हुआ, अब यहाँ पे राजा ने क्या कर दिया, इन्वेंशन कर दिया और यहाँ पे आप घुस गए। अब क्या हुआ, अब जो जितने भी कलकत्ता के लोग थे, ठीक है, देन ही मार्च टू कलकत्ता। ठीक है, पहले गए कासिम बाज़ार, फिर वो कलकत्ता में गए। ठीक है, वहाँ पे भी कंपनी के फोर्ट को उन्होंने कंट्रोल कर दिया। ठीक है, अब इन कंट्रोल के बाद क्या हुआ, जब कंपनी को पता चलने लगा कि अच्छा ऐसी चीज़ें करी जा रही हैं, हाँ, तो क्या हुआ, अब जो कंपनी के ऑफिशियल थे जो मद्रास में बैठे थे वो आए बंगाल में चीज़ों को सुधारने के लिए। अब मद्रास में बैठा कौन था? रॉबर्ट क्लाइव बैठे थे, ठीक है, जो कि मद्रास में आए थे इंग्लैंड से। उसके बाद वो कहाँ आ गए, अब वो मद्रास कहाँ है, हमारा नीचे है यहाँ पे, और आप बंगाल देखोगे तो आपको यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो मद्रास से बंगाल आए जब उन्हें पता चला कि अब ज़रूरत पड़ने लगी है। ठीक है, तो इसलिए फाइनली 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव हैं उनकी लीडिंग में, यानी कि उनके शासन, उनके नेतृत्व में कंपनी की जो आर्मी है वो क्या हो जाती है, प्लासी में आ जाती है और सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करती है। बहुत सारे रीज़न थे, वन ऑफ द मेन रीज़न, मतलब बहुत सारे रीजंस थे उनके हारने के, लेकिन उनमें से एक मेन रीज़न था कि सिराजुद्दौला की एक खुद की टीम, उसके कमांडर की एक खुद की टीम ने युद्ध ही नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने पहले से उनके साथ डीलिंग कर ली। यानी कि क्लाइव ने क्या करा, सिराजुद्दौला की जो एक टीम थी, ठीक है, उसके साथ लाइक डीलिंग कर ली कि भाई मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, तुम हमारे खिलाफ मत लड़ो। इसी की वजह से क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गए। ठीक है, और प्रॉमिस के चलते उन्होंने नया नवाब बना दिया। अब जो हमारे न्यू नवाब थे वो बने मीर जाफ़र। ठीक है, जो बैटल ऑफ प्लासी है वो इतनी फेमस इसलिए हुई क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में पहली विन थी, कि पहली बार वो जीते थे। ठीक है, और सिराजुद्दौला इसमें हारे थे, मीर जाफ़र इसमें आगे जाके फिर आपके नवाब बनते हैं। अब क्या है, द प्रॉमिस ऑफ रिचेज। अब ये क्या प्रॉमिस करा जा रहा है, 1759 की बात है। ठीक है, क्या है कि टेरिटोरियल एम्बिशन जो है, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उनके लिए डिस्ट्रस्ट आ गया था यूरोप में। यूरोप में कहाँ पे, इंग्लैंड में स्पेशली, कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती है, वहाँ पे रूल करना चाहती है क्या, तो वहाँ पे डिस्ट्रस्ट बनने लगा था। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पे इंग्लैंड के लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, खासकर इंग्लैंड की जो वहाँ के मतलब जो पार्लियामेंटेरियन थे, ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलने लगे थे। ठीक है, इसी के साथ क्या हुआ कि जितनी भी चीज़ें हैं वो ये कहते हैं कि जितनी मेरे पास सॉवर्निटी है, एक्सेस पावर है, एक्सटेंसिव पावर है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, लेकिन क्या हम वास्तविकता में चाहते हैं कि हम यहाँ पे इन्वेड कर दें। ठीक है, वो कहते हैं कि मतलब
एक लेटर लिखा जाता है जिसमें ये मेंशन होता है, रॉबर्ट क्लाइव लिखते हैं और बताते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम वहाँ पे पूरा टेरिटोरियल को, जो टेरिटरीज हैं उस पर हम शासन कर सकते हैं। अब आपके पास है, मतलब आप जज करिए कि आपको सिर्फ एक रेगुलर इनकम चाहिए या फिर आप यहाँ पे पूरे उसे, मतलब पूरे उसको जब्त करके आराम से पब्लिक अटेंशन पाके ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। ये पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। अब क्या हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को जब नवाब बना दिया गया, जो कंपनी है वो स्टिल अनविलिंग थी, यानी कि अभी उसका डायरेक्ट मन नहीं था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव में घुस जाए, ठीक है। अभी भी वो इतना श्योर नहीं थी कि वो चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन में जाना या नहीं चाहती है, ठीक है। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, सिर्फ व्यापार को बढ़ाना था और उनके अकॉर्डिंग अगर वो बिना किसी को हराए, यानी कि बिना कंकेस्ट करे, बिना राजा बने, बिना उसे लीड करे अगर वो काम कर सकते हैं तो वो आराम से करना चाहेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हुई। जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने चाह कर भी इतना डायरेक्टली हेल्प नहीं करी जितना वो चाह रहे थे। उन्हें लगा, अब कंपनी को लगने लगा कि डिफ़िकल्टीज आ रही है। जो पपेट नवाब थे वो भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही उनकी हेल्प कर सकते थे। मान लो कोई राजा है, वो राजा है किसी लाइक कंपनी ने पैसे दिए, इस वजह से वो राजा है, ठीक है। लेकिन फिर भी राजा को अपनी डिग्निटी तो मेंटेन करनी है, अपनी रेस्पेक्ट तो मेंटेन करनी है कि एटलीस्ट उसके लोग उसकी रेस्पेक्ट करें, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो भाई उसे स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी। लेकिन जो कंपनी थी वो चाहती थी कि भाई पूरी तरह से मेरे अंडर आ जाए, तो एक नवाब की तो इज्जत के खिलाफ हो जाएगी वही चीज़, तो इसलिए हुआ। अब बताओ ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करे, भाई मैंने राजा बनाया किसी को अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि अगर वो अपना फ़ायदा चाहती है तो जो वो करना चाहती है वो करेगी। तो क्या हुआ, कंपनी ने जब चाहा कि उसे पूरा फ़ायदा दिया जाए तो मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट करा। मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट करा तो भाई उसकी क्या क्या हुआ, मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बिठा दिया गया। अब मीर कासिम ने फिर कंप्लेन करनी शुरू करी, ठीक है। यानी कि राजा को राजा बना रहे हैं ये, ठीक है, लेकिन जो ये राजा लोग हैं यही मतलब अपने देश को बचाना तो चाहेंगे ही, अपनी टेरिटरी को बचाना चाहेंगे। अब क्या हुआ, जब मीर कासिम में भी काम नहीं चला, अब फाइनली बक्सर का युद्ध हुआ आपका 1764 में, ठीक है। अब ये जो बक्सर का युद्ध था ये बंगाल में हुआ, ठीक है। मीर जाफ़र को फिर से जब री इंस्टॉल किया गया, यानी कि पहले मीर जाफ़र को हटाया, मीर कासिम को बिठाया, अगेन मीर कासिम को गिराया, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद, और मीर जाफ़र को अगेन बिठाया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, राजा चेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि भाई राजा ही सुधर जाए तो हमारा काम हो जाए अच्छे से। जो नवाब था अब उसके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। अब उन्हें 500,000 रुपीज़ पर मंथ कंपनी को देने पड़ते थे। जी हाँ, अब तक रेवेन्यू कंपनी को पे करना पड़ रहा था, लेकिन अब नवाब को कंपनी को पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। किस लिए, कि जितना भी वॉर में फाइनेंस गया है उसे ओवरकम करने के लिए, जितनी भी डिमांड है उसे बचाने के लिए, इन सब का यूज़ वो करते थे। अब फाइनली क्या हुआ, जितनी भी टेरिटरीज है वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू लाया जा सके, इसलिए वो काम करने लगे। अब 1765 में इन्होंने अपनी बड़ी मुश्किल से जो राजा बिठाया था मीर जाफ़र, वो मर जाता है और कंपनी का क्या हो जाता है, मूड चेंज। कंपनी का मूड चेंज क्या हो गया, अब कंपनी चाह रही है कि भाई अब राजा महाराजाओं से काम नहीं चलेगा, अब ये हमारा काम नहीं कर रहे। तो बेसिकली क्या करने वाले हैं हम अब अपने आप को रूलिंग पे बिठाने वाले हैं। अब देखो 1733 की बात करी जा रही है कि बंगाल के एक राजा लिखते हैं इंग्लिश ट्रेडर्स के लिए, मतलब कहते हैं इंग्लिश व्यापारियों के लिए, कि ये इतने हम्बल थे ना जब आए थे, कि मतलब सर मैम और चापलूसी एंड ऑल ये सब करते रहते थे, और बाद में क्या हुआ कि ये हमारे ही ऊपर चढ़ गए, कि अपनी ही कंट्री में हमें ही इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में बड़े मीठे बन के आए थे और बाद में सब अपना मतलब रूलिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। 1765 में क्या होता है कि जो मुगल एम्परर है फाइनली कंपनी को दीवान बना देते हैं। अब ये दीवानी क्या है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जो मुगल एम्परर हैं, ठीक है, वो टैक्स कलेक्ट करने का काम कुछ दीवान को सौंप देते थे, ठीक है। तो बंगाल के अब दीवान कौन बना दिए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बना दिया गया, मुगल एम्परर ने ऐसा कर दिया। तो अब क्या हुआ, फुल्ली उनके पास छूट मिल गई कि चलो भाई जाओ बंगाल की चीज़ें लूट लो, ठीक है। अब बंगाल की चीज़ों में क्या हुआ, प्रॉब्लम्स फेस तो करनी पड़ेंगी बंगाल के लोगों को, ये सारी चीज़ें हुई। अब अर्ली 18th सेंचुरी में इंडिया का में जो व्यापार था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब बहुत सारे गुड्स वो चीज़ें आने लगी। अब पहले क्या था कि जितनी भी गुड्स वगैरह थी उसके बदले इंडिया में गोल्ड और सिल्वर लाना पड़ता था, यानी कि ब्रिटेन से, जो आपका इंग्लैंड है ब्रिटेन है, वहाँ से गोल्ड और सिल्वर लाओगे, कुछ तो पे करोगे, ठीक है। अगर किसान से तुमने कुछ पैसा लिया है, कुछ भी लिया है, चीज़ें ली हैं, तो आप उसे कुछ तो पे करते थे। तो पहले गोल्ड और सिल्वर मंगाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की बात इंग्लैंड तक पहुँची कि भैया उन्हें दीवानी मिल चुकी है, अब गोल्ड और सिल्वर आना बंद हो गया, ठीक है। अब भाई उन्हें गोल्ड और सिल्वर की क्या ज़रूरत, तो अब बंगाल पे प्रेशर पड़ा किस चीज़ का, कि अब बंगाल से ही रेवेन्यू कलेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि जितनी भी ज़मीन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से क्या करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी और उसे अपने ही व्यापार में लगाएगी। तो वही चीज़ इन्होंने करी। धीरे धीरे बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ कि दीवानी उनके पास आ गई और कंपनी के एक्सपेंस बढ़ने लगे। कंपनी अब सारी चीज़ें इस हिसाब से करने लगी। अब कंपनी रेवेन्यू इस तरह से लेने लगी कि कॉटन और सिल्क भी खरीदी जा सके, कंपनी के ट्रूप्स को भी मेंटेन किया जा सके, कंपनी की बिल्डिंग्स को बनाया जा सके, कलकत्ता में ऑफिस बनाए जा सके, किले बनाए जा सके, ये सारी चीज़ें करनी पड़ी इन सब के लिए। अब क्या है, कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स।
अब कौन बन गया? नवाब्स बन गए। नवाब्स क्या है? ये नवाब्स का एंग्लो वर्जन है, कि इंग्लिश का वर्जन है नवाब शब्द का ही। कंपनी के ऑफिशियल्स अब नवाब्स का रोल प्ले करने लगे। अब देखो कंपनी के पास पावर आ गई थी, अथॉरिटी आ गई थी, ठीक है, तो कंपनी के जो सर्वेंट थे अब कहीं ना कहीं नवाब की ज़िंदगी जीने लगे थे। बैटल ऑफ प्लासी के बाद, जो आपके बैटल ऑफ प्लासी हुई, जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, ठीक है, अब उन्हें क्या था कि लैंड वगैरह जो उनकी मतलब वर फोर्स टू गिव लैंड, यानी कि अब उन्हें ज़मीन देने पे उन्हें फोर्स करा जाने लगा कि आप अपनी ज़मीन दो, कुछ अमाउंट दो, कुछ कंपनी ऑफिशियल्स को गिफ्ट दो, ठीक है। अगर हम रॉबर्ट क्लाइव की बात सुने तो मतलब उन्होंने बहुत अच्छा जीवन काटा अपना भारत में, कि वो मद्रास में आए थे 1743 में। हमने भी देखा ना, मद्रास में आए थे और बाद में फिर वो बंगाल में आए जब युद्ध वगैरह होने लगे। तो 1743 में आए, सिर्फ 18 साल के थे उस समय, और 1767 में जब गए तो इतने पाउंड की उनके पास अमाउंट थी, ठीक है। ये गवर्नर जनरल भी थे 1764 में, ठीक है, और उन्होंने काम करा था करप्शन को हटाने के लिए कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन मजे की बात यह है कि जब वो बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए 1772 में, तब इन्हीं के ऊपर चार्जेस ठोक दिए गए कि भाई तुमने बहुत ज़्यादा क्या करा है, तुमने बहुत ज़्यादा करप्शन करा है, इतनी सारी वेल्थ तुमने कमाई। और बाद में वो छूट तो गए कि चलो ठीक है, मतलब उन्हें छोड़ तो दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, लेकिन 1774 में उन्होंने ही सुसाइड कमिट कर ली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी इज्जत और नाम पे आघात पहुंचा कि भाई उन्होंने इतनी ज़्यादा प्राउड लाइफ जी थी ना भारत में, ठीक है। भारत में गवर्नर जनरल को इतनी ज़्यादा प्राउड लाइफ जिवाई जाती थी, या समझ लो कि इतना ज़्यादा उन्हें लीडिंग अथॉरिटी बना दिया जाता था कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके, वहाँ पे अपने घर में जाके जब उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे तो वो सह नहीं पाए, ठीक है। वो क्लाइव अपने आप को किस तरह से देखते हैं, तो जब पार्लियामेंट में उन्हें रखा गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब उनसे कहा गया कि भाई तुमने करप्शन करा है और भारत में तुमने चीज़ें लूटी हैं, ठीक है, भारत के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब बहुत अच्छे से मतलब लूटा है, और स्पेशली तुमने लूटा है, तो वहाँ पे वो कहते हैं, क्लाइव अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या समझते हैं, पेशेंस वाला इंसान समझते हैं, कि मैं कितना ज़्यादा धैर्यवान इंसान था कि मैंने इतनी अच्छी लाइफ जी है वहाँ पे, कि जो वहाँ के राजा थे, महाराजा थे, बैंकर्स थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, वो मेरी दया पे जी जाते थे, मेरी स्माइल के आगे पीछे घूमते थे कि मैं हंस जाऊँ, अगर मैं गुस्सा हो गया तो उनके लिए गलत हो जाएगा। तो सोचो कि मैं कितना मॉडरेशन वाला इंसान हूँ, मैं कितना शांति वाला जीवन जीता हूँ, और मेरे ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। क्लाइव ने खुद के लिए बोला है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब सारे जो कंपनी के जो लोग थे, ठीक है, वो उनका बेसिकली ये नहीं था कि वो क्लाइव की तरह आए और इतना उन्होंने पैसा कमाया हो, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे, ठीक है, उनके साथ क्या हुआ, लाइक कुछ ने तो पैसा कमाया, लेकिन कुछ ने कुछ बीमारियों का भी शिकार हो गए, ठीक है, कुछ वॉर्स के दौरान मारे गए, ठीक है, कुछ करप्शन और डिसऑनेस्टी के चलते पकड़े गए। तो ये सारी चीज़ें हुई, और अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए थे, उनकी डिज़ायर अलग अलग थी। कुछ क्या था कि पैसे कमा के वापस चले जाएंगे, कुछ का था कि पैसे कमा के जब उन्हें लगा कि भारत में बहुत ही बढ़िया लाइफ चल रही है, अपना अच्छे से जिया जा सकता है, तो वो यहीं पे आने लगे और यहीं बसने लगे, ठीक है। तो यही हुआ कि ब्रिटिश सोसाइटी धीरे धीरे वहाँ पे यहाँ आने लगी, ठीक है, लोग यहाँ आने लगे क्योंकि उन्हें यहाँ पे बहुत मज़े की ज़िंदगी जीने को मिल रही थी।